एक आज का ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर रीजन क्या है, बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए कि आर्टिकल 371 ए खासकर, ठीक है। तो 370 के अंदर ही एक्सटेंडेड आर्टिकल है ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके। तो इन हमारे देश के अंदर में जो एनजीटी है, जिसको आप लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हो, उसने इसके ऊपर में बैन लगा दिया इसके अंदर में। पर शेड्यूल 6 में इतनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती है जितनी नॉर्मली मिलनी चाहिए। तो क्या क्वेश्चन इनको मैच करवा रहे हैं, कह रहे कि ये कह रहे कि भाई कौन सा एक्ट है इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। मैंने कहा ओ तेरी यार ये तो खेल गए। तो स्टेट वाले ना थोड़ा सा लो लेवल पर खेल जाते हैं कभी कभी। एक आज का ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर रीजन क्या है, बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए, और नॉर्थ ईस्ट में भी मेघालय वाले रीजन के लिए। और आर्टिकल 370 के बारे में बात की जा रही है, 370 नहीं 371। क्या है मुद्दा, एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे देश के अंदर में संविधान के अंदर में कई सारे आर्टिकल जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी के आर्टिकल माने जाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेघालय के अंदर में जो खासकर रेड होल कोल माइनिंग है यहाँ पर, उनको आप लोग यहाँ पर आर्टिकल 370 या फिर आर्ट जो आप लोग बात करते हैं ना आज के डेट में 6 शेड्यूल के अंदर में, तो उनका यूज कर कर हम लोग लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये कि हमारे संविधान में जैसे आप लोगों ने सुना कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 दे रखा था। तो ये जो आर्टिकल 370 था ये क्या था, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि बेस्ट आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हिसाब से, जो उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता था। ये लोगों का मानना था लोकल एरिया में। पर लेकिन उस आर्टिकल की वजह से बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती थी। तो यहाँ पर हमारे संविधान में ऐसा नहीं कि स्पेशल स्टेटस बस जम्मू एंड कश्मीर के ही पास था। अगर आप लोग संविधान के अंदर में जाओगे, आज भी कई सारे आर्टिकल जो हैं वो अलग अलग लेवल पर स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग रीजन को हमारे संविधान के अंदर में। और ऐसा ही एक स्पेशल स्टेटस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है जो 6th शेड्यूल के अंदर भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। 6th शेड्यूल के अंदर में कौन कौन से स्टेट आते हैं जरा ये बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एटीएम के अंदर में मनी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को मैंने बोला था ये स्क्वायर था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पहले आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 370 के बारे में आप लोगों से बात कर लेते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या मुद्दा है इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्टिकल 371 ए खासकर, ठीक है। तो 370 के अंदर ही एक्सटेंडेड आर्टिकल है ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके। तो इनको मैच करने के लिए भी कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो थोड़ा सा इसको सुनिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर समझ सके डायरेक्टली। आज की डेट में आर्टिकल अगर आप लोग बात करें 371 के बारे में, तो ये स्पेशल प्रोविजन है यहाँ पर खासकर किसके बारे में, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। क्या बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र और गुजरात को भी भाई साहब स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। जी हाँ, कुछ ऐसे एरिया हैं जिनमें यहाँ पर स्पेशल दर्जा प्रोवाइड करा रखा है। आर्टिकल 371 ए जो है वो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन है स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 370 बी जो है 371 बी, ये आसाम के बारे में बात करता है। सी जो है यहाँ पर ये मणिपुर के बारे में बात करता है। डी जो है यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में बात करता है। तेलंगाना कब बना था आंध्र प्रदेश से अलग कर, उससे पहले तो आप लोग बोल सकते हैं कि ओनली आंध्र प्रदेश के बारे में बात करता है, पर फिर बाद में तेलंगाना भी आ गया, ठीक है। ई जो है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में, उससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। एफ जो है यहाँ पर ये सिक्किम के बारे में बात करता है। जी जो है यहाँ पर ये मिजोरम के बारे में बात करता है। एच जो है यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर इसके बारे में बात करता है। आई जो है यहाँ पर ये गोवा के बारे में बात करता है। और जे जो है यहाँ पर ये कर्नाटका के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे स्टेट जो है इनको कोई ना कोई स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस आप लोगों ने यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो रीजनल पार्टी है मेघालय की, वो ये कह रही है कि भाई साहब इनकी पॉलिटिकल पार्टी है बेसिकली, मतलब अभी एक तरीके से आप लोग लोकल एरिया में बोल सकते हो, जिसको वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी आप लोग बोलते हो। वे कह रहे हैं कि मेघालय को भी आप लोग आर्टिकल 371 के अंदर में लेकर आओ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। क्या फायदा होगा इससे, इससे ये फायदा होगा कि जो हमारे देश के अंदर में अभी एनजीटी है, एनजीटी एक तरीके का कोर्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर सुनता है। जैसे नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारे सिविल और क्रिमिनल मैटर सुनते हैं। जब हम लोग कहीं लड़ जाते हैं, किसी का जान चली जाती है, चोट फिट लग जाती है, तो उनको क्रिमिनल मैटर बोलते हैं। सिविल मैटर जैसे जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इनके ऊपर में जो चीजें रहती हैं, तो उनसे रिलेटेड शादी विवाह वो सारी चीजें तो वो सुनते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो भाई एनजीटी सुनेगा यहाँ पर। तो ये बताया जा रहा है कि एनजीटी ने क्या कर रखा है भाई, अभी यहाँ पर रेड होल माइनिंग के ऊपर में बैन लगा रखा है 2014 से। तो यहाँ पर इसको हम लोग कर सकेंगे, हम लोग इसको स्टार्ट कर सकेंगे फिर से रेड होल माइनिंग को, जो कि यहाँ पर ये बोलकर उन्होंने बंद कर दिया
कि इसकी वजह से इन्वायरमेंट भी खत्म होता है, मतलब इसके ऊपर में इन्वायरमेंट खराब होता है और सेफ्टी का भी कंसर्न आता है। तो ये क्या है रेड होल माइनिंग, जिसको लेकर अभी बवाल हो रखा है। तो यहाँ पर अभी आप लोग अगर देखोगे तो मेघालय और आसाम के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर कोयला पाया जाता है या फिर कई सारे रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। तो उन रॉ मटेरियल या कोयले को निकालने के लिए इस तरीके से यहाँ पर ये क्या करते हैं लोकल लोग, वो यहाँ पर इस तरीके से खुदाई कर लेते हैं और उनके अंदर में फिर एंट्री करके वहां से रॉ मटेरियल को निकाल निकाल कर लेकर आते हैं। पर इनका जो एरिया होता है, वो स्पेस जो होता है वो इतना छोटा होता है कि इनके अंदर में कई बार बच्चों को डाला जाता है ताकि यहाँ से सामान को निकाल कर लेकर आया जा सके। और इसके चलते कई बार कई सारे बच्चे जो हैं वो इसके अंदर में फंस जाते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में जो एनजीटी है, जिसको आप लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हो, उसने इसके ऊपर में बैन लगा दिया, ये बोलकर कि एक तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। आप लोग इस तरीके की खुदाई जब कर रहे हो यहाँ पर, तो कभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है तो ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं ये ढह जा रही है। यहाँ पर कई सारी इस तरीके से यहाँ पर इनके अंदर में लोगों की भी जान चली जा रही है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को भी जान चली जा रही है। तो 2014 में एनजीटी ने इसके ऊपर में बैन लगा दिया। पर लेकिन आप लोग सोच के देखो, ये एक इंसान है मान लीजिए, वो सड़कों पर भीख मांग रहा है और भीख मांग के वो अपने पेट का पालन पूजन कर रहा है और अपने परिवार को पाल रहा है। पर लेकिन किसी ने बोला कि आज से जो है वो भीख मांगना, यानी कि जो बैगर है वो एक तरीके से भिखारी जो है उनका एक तरीके से रोक दिया गया उनको भीख मांगने से। पर लेकिन मुद्दा तो अब ये आ गया कि आप लोगों ने उनको भीख मांगने से रोक दिया, पर लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव आप लोगों ने उनको दिया नहीं है भाई साहब। अगर वो भीख नहीं मांगे तो भूखे मर जाएंगे, तो या तो इंसान भीख मांगे या भूखा मर जाए या फिर चल के चोरी करे। तो अब क्या करे आप लोग खुद ही बता दो। तो यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनके लिए ये रेवेन्यू का सोर्स है, क्योंकि इसके चलते उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग उस एरिया से आते हैं, खासकर जहां पर गन्ने उगाए जाते हैं, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो गन्ने जब ट्रक में भर के जाते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली खेतों में से मील के लिए ले जाए जाते हैं। तो कई बार कई सारे बच्चे रहते हैं लोकल एरिया में, गाँव एरिया में, कि ट्रक से गन्ने खींचते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसे रहते हैं कि वैसा उनमें से गन्ने को खींचकर उनसे ले जाकर रस निकालकर उनका रस भी बेचते हुए नजर आते हैं। ऐसी हरकतें भी देखने को मिलती है। तो उनके पास में गन्ने खरीदने के पैसे नहीं है तो ऐसा कर लेते हैं। तो ये चीजें ऐसा नहीं कि आसाम के अंदर या फिर मेघालय के अंदर ही हो रही है, ये चीजें हर जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, जहां पर एजुकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर कोई इंडस्ट्रीज वगैरह प्रॉपर डेवलप की नहीं गई है। अब लोगों को तो भाई खाना खाना है, अपनी जिंदगी जीनी है, तो अगर वो कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो अब अपने हाथ में क्या है भाई साहब, अपने हाथ में जो आसपास में रिसोर्सेज होंगे उन्हीं का तो यूटिलाइज करके हम लोग कुछ करने की सोचेंगे। एग्जैक्टली केजीएफ मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो केजीएफ मूवी में क्या दिखाया गया है, वो रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं वहां पर सबको इकट्ठा करके। तो वो तो खैर अलग हो गया, वो तो गुंडागर्दी चल रही थी साफ साफ। पर लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है। केजीएफ मूवी में तो एक तरीके का आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर जो काम किया जाता है, ये इन्हीं के बच्चे मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो इस तरीके के काम करते हुए नजर आते हैं। केजीएफ में क्या दिखाया गया, वहां तो एक तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई उनके द्वारा, कि लोगों को पकड़कर लेकर आए, उसके अंदर में फैक्ट्री के अंदर में ले जाकर डाल दिया और उस फैक्ट्री के अंदर में जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं। तो वो तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो गया एक तरीके से। देखो फंडामेंटल राइट कौन से का हनन हो गया, इंपोर्टेंट है। पार्ट 3 में आप लोग जाओ, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसके अंदर में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 23। वो क्या कहता है कि किसी भी इंसान से कोई जबरदस्ती तुम काम नहीं करवा सकते, किसी भी इंसान को जबरदस्ती तुम एक तरीके से कहीं ले जाकर खरीद या बेच नहीं सकते, तुम इंसान की देह का व्यापार नहीं कर सकते, उसको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में नहीं धकेल सकते, उसके हाथ पैर तोड़कर उससे भीख नहीं मंगवा सकते। तो वो तो इंसानों को इंसानों की तरीके से ट्रीट करने की बात करता है। पर लेकिन केजीएफ मूवी में क्या दिखाया गया, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से वो सीन याद आ रहा है जब वो अंधे को बोला जाता है कि भाई साहब, और एक तरीके से कि पता चल गया ये अंधा है तो इसको मार देंगे, और अंधे के साथ में खिलवाड़ी की जाती है अंधे बाबा के साथ में, और फिर वहां पर रोगी जो है उनको बचा के लेकर आता है। तो वो कंडीशन ऐसी है यहाँ पर, वो एक तरीके से इनह्यूमन प्रैक्टिस है वो। तो वो तो एक अलग चीज होगी। पर लेकिन यहाँ पर जो काम चलते हैं तो मैक्सिमम कई बार जो बच्चे होते हैं अपने भी बच्चे होते हैं, तो ठीक है भाई अपना बच्चा काम कर रहे हैं, पर लेकिन कई बार दूसरे के बच्चों को भी पैसे का लालच देकर इस तरीके की माइनिंग्स के अंदर में उनको ढकेला जाता है, जो कि खतरनाक लेवल पर काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में भी आ जाता है, जो कि संविधान के अंदर में आर्टिकल 24 का हनन करता है। ये अनुच्छेद 24 जो है एक तरीके से उसको नुकसान पहुंचाता है। क्या कहता है अनुच्छेद 24, कि भाई बच्चों को आप लोगों को पढ़ाई लिखाई में उनको लगाओ यार, वो नहीं कहते बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ IAS बनाओ क्या यहाँ पे इलेक्शन गिरी कर रहे हो तुम यहाँ पर तो वही वाली बात है यहाँ पर लेकिन सिचुएशन अलग है। तो ये अभी यहाँ पर जब जब इलेक्शन होते हैं तो ऐसे मुद्दे इसीलिए उठाए जाते हैं।
तो हमारे देश के अंदर में जो एनजीटी है, तो एनजीटी ने भाई साहब इसको बैन कर दिया था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी के डिसीजन को सही ठहराया था कि एनजीटी ने सही काम किया, यहाँ पर गलत है यहाँ पर। तो इसी के लिए चलता हुआ डिबेट स्टार्ट हो गया अब यहाँ पर कि एक साइड में तो है आर्टिकल 371 और एक साइड में है शेड्यूल 6। तो यहाँ पर शेड्यूल 6 के अंदर में भी कई सारी पावर है यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं बताऊं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये चीज आप लोग ध्यान से रखना है यहाँ पर। हमारे देश के अंदर में दो शेड्यूल हैं, एक को बोलते हैं शेड्यूल 5, ये पॉलिटी के अंदर में डिटेल में पढ़ाया था मैंने, आप लोगों को याद होगा अगर। एक को बोला था मैंने शेड्यूल 6, ठीक है। तो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में आप लोग जब आप लोग ध्यान से जाओगे तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, इसके अंदर में जो एरिया है वो कैटेगराइज किया जाता है शेड्यूल एरिया, ठीक है। यहाँ पर शेड्यूल एरिया कैटेगराइज किया जाता है, पर लेकिन यहाँ पर जो एरिया रहता है ये ट्राइबल एरिया रहता है, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो इसके अंदर में ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर में फोकस किया जाता है। आज की डेट में यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इसमें अलग प्रोविजन है, पर इसमें यहाँ पर कई सारे राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे मिल गए। पर इसमें स्पेशली कुछ ऐसे एरिया पर फोकस किया गया है जो कि भाई साहब मेनली ट्राइबल कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है, और वो नेचुरली एक सेपरेटेड रहते हैं, ज्यादातर जो जनता दुनियादारी से कनेक्ट नहीं रहते हैं। इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेड्यूल 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो मैंने बताया था कि एटीएम, एटीएम का मतलब यहाँ पर हो गया आसाम, ये हो गया त्रिपुरा, और एम एम यानी कि एम स्क्वायर कर दिया था मैंने, तो इसका मतलब हो गया मेघालय और मिजोरम। मैंने बोला एटीएम में मणि नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है इसके अंदर में, तो ये याद रखने में आप लोगों को हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है इसके अंदर में कि भाई जो लोकल एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको पावर दे दी जाती है कि भाई अपने लिए कानून बना सकते हो आप लोग यहाँ पर, अपने लोकल एरिया के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। और जो पंचायत का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लाया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा ना हमारे देश के अंदर में 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके लोकल गवर्नमेंट लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जाती है किसके बारे में, पीसा के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया। तो जो शेड्यूल एरिया है वहां पर पंचायत का एक्सटेंशन किया जाता है, यानी कि उनके हाथ में पावर दे दी जाती है। तो यहाँ पर इसको लेकर कंपेयर किया जा रहा है कि भाई आज की डेट में हम लोगों को भी आप लोग आर्टिकल 371 के अंदर में लेकर आओ, ताकि स्पेशल प्रोविजन जो है स्टेट के अंदर में जो कंट्रोल किए जाते हैं लैंड, कल्चर, रिसोर्सेज और गवर्नेंस या ऑटोनॉमी को लेकर, वो हमको भी पावर मिलेगी। क्योंकि जो सेक्स जो आज की डेट में मेघालय भाई इसमें तो आ गया शेड्यूल 6 के अंदर में, पर शेड्यूल 6 में इतनी ऑटोनॉमी नहीं मिलती है जितनी नॉर्मली मिलनी चाहिए। तो इसीलिए लोग जो है वो कह रहे हैं कि शेड्यूल 6 में तो है हम लोग यहाँ पर लेकिन हमको आप लोग यहाँ पर आर्टिकल 371 के अंदर भी पावर दो, ताकि हमारी एरिया के अंदर में जो रेड होल माइनिंग है हम लोग उनको अपने हिसाब से डील करके अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकें। और जो एनजीटी ने यहाँ पर हमारे ऊपर में बैन लगाया है उस बैन को हम लोग नल एंड वॉइड करार दे सकें, ताकि अपने एरिया के रिसोर्सेज को अपने हिसाब से हम लोग यूज कर सकें। जब यहाँ पर आर्टिकल 371 की बात आ जाएगी इसकी, तो यहाँ पर जो एनजीटी की जो रेगुलेशन है फिर यहाँ पर वो आप लोग इंटरफेयर नहीं कर पाओगे, जैसे आप लोग नॉर्मली नागालैंड के अंदर में आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर आप लोग को नागालैंड के अंदर में आर्टिकल 370 है अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि यहाँ पर नागालैंड के अंदर में 371A का पावर का इस्तेमाल नागालैंड के लिए तो हो पाता है पर हमारे लिए नहीं हो पाता है। तो यानी कि अभी यहाँ पर इसी चीज को लेकर ये अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि जब हम भी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं हमको भी ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो जो चीज आप लोगों ने आज की डेट में यहाँ पर जो नागालैंड को दे रखी है, तो भाई वो चीज हमारे लिए क्यों नहीं है, हमको भी वो चीज आप लोग प्रोवाइड कराओ यहाँ पर। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी आप लोगों को कंपेयर करने के लिए भी पूछा जा सकता है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 आप लोगों को आर्टिकल 371 के बारे में बात की जा सकती है, यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों का शेड्यूल 6 के साथ में आर्टिकल 371 को भी कंपेयर किया जा सकता है कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है मैनेज कर सकती है लैंड फोर्सेस ये सारे, बट लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर उसको लेकर, जैसे एनजीटी का मुद्दा आ गया, तो भाई साहब फिर यहाँ पर कानून जो है वो स्टेट का कानून जो है इनके लोकल काउंसिल के जो एक तरीके से रूल और रेगुलेशन है उनके ऊपर में अपनी दादागिरी दिखाएगा, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इनको ज्यादा ऑटोनॉमी है, तो इसलिए कह रहे शेड्यूल 6 आपने दे तो रखा है पर लेकिन हमारे लोकल इंटरेस्ट को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग यहाँ पर ये आर्टिकल 371 जो है ये यहाँ पर हमारे एरिया में इंप्लीमेंट करो। यहाँ पर रीजन क्या है, जैसा मैंने बताया कि एनजीटी के द्वारा जो रेड होल माइनिंग जो है वो बैन कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर नागालैंड के अंदर में अगर देखोगे तो ये अपने हिसाब से उसको बाईपास कर सकते हैं बैन को। मतलब ये तो वही बात होगी। हमारे देश के अंदर में आप लोगों में इंटरेस्टिंग चीज बताऊं
कई सारे रीजन ऐसे हैं, अभी आप लोगों ने देखा 2014 की बात बताता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2014 में बहुत ही बड़ा मुद्दा बना था कि भाई साहब जाट को रिजर्वेशन देना है, उसमें यहाँ पर जो यादव हैं उनको रिजर्वेशन देना है। अभी यहाँ पर कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर आप लोग जाकर देखोगे तो सेंट्रल लेवल पर जो खासकर यादव हैं उनको कई जगह स्टेट में बेसिकली आप लोग को देखोगे ओबीसी में डाल रखा है स्टेट में, और कई जगह सेंटर में ओबीसी में डाल रखा है। मतलब जब एक इंसान को अब एक जगह आप लोग रिजर्वेशन दे रहे हो स्टेट लेवल का, दूसरी जगह रिजर्वेशन दे रहे हो सेंट्रल लेवल का, तो ये गलत बात है इस तरीके से। इसी तरीके से नागालैंड में अगर वो वही काम कर रहे हैं तो उनको अलाउ कर दिया, हम वही काम कर रहे हैं तो हमको अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो ये तो भेदभाव हो गया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे सुप्रीम कोर्ट का मैंने डिसीजन आप लोगों से पढ़ाया था कि भाई साहब जो चीज ग्रेजुएशन में हो रही है तो भाई वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जा रहा, वही चीज अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो रही है तो डिस्क्रिमिनेशन माना जा रहा है। भाई ये कैसा भेदभाव है यार, ये तो गलत है यहाँ पर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर जो बैन था उसको एक सही ठहराया था कि भाई साहब ये सही है, पर लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर वही चीजें हो रही हैं, ठीक है। रेगुलेटरी नहीं यहाँ पर अपने हिसाब से काम करते हैं, कानून जो है वीक पड़ जाते हैं। ट्राइबल काउंसिल के पास में लिमिटेड पावर है, यहाँ पर आती है उनकी पावर दादागिरी में कन्वर्ट हो जाती है, पॉलिटिकल इंपैक्ट भी पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये चीजें जब उनको मिल रही है तो भाई हमको क्यों नहीं मिल रही है, हमें कौन से कांटे लगे हुए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक और कवर करा देता हूँ साथ ही साथ में, बहुत ज्यादा न्यूज में है पिछले कुछ दिनों से, और पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोग रेगुलर कनेक्ट हैं तो आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा, जो रेगुलर सुनते हैं उनको पता ही है इसके बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुझे कहते हैं कि नाम तो सुना ही होगा एनजीटी। एनजीटी जो है हमारे देश के अंदर में एक तरीके का कोर्ट है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर सुनता है। ये जो कोर्ट है दुनिया में पहली बार नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है मनु शर्मा, पहले भी ऐसा हो चुका था। तो कहां कहां पहले ऐसा हो चुका था, तो पहला ऐसा दो जगह हो चुका था, दोनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। वो दो कौन है जो पहले ही काम कर चुके थे, एक था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी अपने देश के अंदर में कोर्ट बना चुके, तो हम लोगों ने कोर्ट पैंट पहनने में थोड़ी देर कर दी, हम लोग तीसरे नंबर पर आए यहाँ पर। और कोई बात नहीं भाई साहब, गोल्ड सिल्वर और बेसिकली यहाँ पर ब्रॉन्ज होता है ना, तो हम लोगों को एनजीटी बनाने में ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, ठीक है। गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ले गया, सिल्वर ले गया न्यूजीलैंड, हम आ गए यहाँ पर किस में, हम आ गए यहाँ पर ब्रॉन्ज में। तो एटलीस्ट ब्रॉन्ज में तो आए, आधी दुनिया ऐसी है भाई साहब उनको मेडल ही नहीं मिला, कम से कम टॉप 3 में तो आ गए हम लोग यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में हम थर्ड कंट्री बन गए ऐसा कुछ करने वाले। आखिर हम लोग ऐसा कैसे कर पाए और कब कर पाए, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वो ज्यादा पुरानी बात नहीं, बस कुछ सालों पहली बात है, कुछ सालों पहले, मतलब ओनली 15 साल पहली बात है। नहीं, जब जियोग्राफी पढ़ी जाती है तो जियोग्राफी में कहते हैं छोड़ नहीं, ऐसा नहीं कि जिससे ऐसा लगता है अभी कह देते हैं यार बहुत दिन हो गए 10 साल हो गए, वहां कहते हैं वो कुछ नहीं, बस 5000 साल पुरानी बात है हिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा लगता है अभी की तो बातें कर रहे हैं 2000 साल पुरानी बात, 300 साल पुरानी बात, ऐसा लगता है कि ऐसे ही चुटकी हमारी 300 साल गुजर गए, ऐसी फीलिंग आती है वहां पर। तो यही चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो बस कुछ बात है, 15 साल पुरानी बात है ओनली, कोई ज्यादा पुरानी बात है नहीं है। हमारे देश के अंदर भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया था, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बातें करता है, कंजर्वेशन के बारे में बातें करता है, मतलब कि कैसे वातावरण को हम लोग को सही करना है और कैसे वातावरण को सजे के रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। दूसरी बात आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा कि हमारे संविधान के अंदर में जो आर्टिकल 21 है भाई साहब, ये एक ब्रह्मास्त्र है, ऐसा समझ लो कि भाई जनता के लिए तो ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है। जैसे नहीं, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जिसमें मैं बोलता हूँ कि एक आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के पास में ब्रह्मास्त्र का काम करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फुल पावर अपनी इस्तेमाल करता है, ठीक है। जब जस्टिस प्रोवाइड कराने की बात आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी आ गई, राइट टू प्राइवेसी में राइट टू एक तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट आ गया, क्योंकि जिंदा तो तभी रहोगे ना जब सही से आप लोग सांस ले पाओगे। तो आर्टिकल 21 से निकाल कर भी ये बात लेकर आएगी। जब आप लोग सड़कों पर जाते हो, आप लोगों का जब चालान काटा जाता है, आप लोगों की गाड़ी में जब पोल्यूशन फैला रहता है गाड़ी, तो वैसा आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए वो आप लोग का चालान काटते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में जितना पावरफुल है आप लोगों के लिए, वो एक बाहुबली आर्टिकल है आप लोगों के लिए। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास में जो बाहुबली आर्टिकल है वो है आर्टिकल 142, जिसमें ये कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अभी एक स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने सेंड किया था, उसमें मतलब पहले मैं एनजीटी आप लोगों को पढ़ाया करता था, तो मैं पता है कैसे पढ़ाता था, मैंने ये नहीं लिख रखे थे इसके सामने, ठीक है।
तो भाई साहब यहाँ पर मैंने कहा यार क्या ही फायदा है, इनको कौन ही रट रहा है, ठीक है। तो मैंने इनकी डेट नहीं ले रखी थी मैंने कहा कि भाई साहब ये जो एनजीटी है इसको 7 कानून ऐसे हैं जिनसे इसको पावर मिलती है, ठीक है। तो ये कानून कौन से हैं, जैसे वोटर एक्ट हो गया, वोटर सेस हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट पब्लिक लाइबिलिटीज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो मैंने बोला कि इनसे पावर लेता है एनजीटी। भाई साहब एक दिन देखे तो क्या क्वेश्चन इनको मैच करवा रहे हैं, कह रहे कि भाई कौन सा एक्ट है इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। मैंने कहा ओ तेरी यार ये तो खेल गए तो स्टेट वाले ना थोड़ा सा लो लेवल पर खेल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ लिया। खैर ये मैंने एक अच्छा काम ये कर रखा था कि इनको शेड्यूल में मैंने इसी तरीके से लगा रखा था, मतलब इनके सामने डेट नहीं लिखी थी कि भाई कौन से साल के हैं ये। पर लेकिन अगर आप लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा होगा स्लाइड को, तो मैंने यहाँ पर ईयर नहीं लिख रखे थे, पर लेकिन ठीक ऐसे ही रखा था कि पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ताकि अगर कोई बच्चा एग्जाम में उसको कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो याद रहेगा, पहले पानी वाले थे, फिर जंगल वाले थे, फिर एयर वाले थे। तो अगर ये याद रख लिया पहले पानी फिर जंगल फिर एयर, तो यहाँ पर ऐसे थे, यहाँ पर ये, तो भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर देते, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब एग्जामिनर जो है वो कई बार आप लोगों को क्वेश्चन टॉपिक पढ़े पढ़े भी वो आप लोगों से क्वेश्चन गलत करवा देगा, पर लेकिन चीजें पढ़ाने की कोशिश इस तरीके से की जाती है, ताकि मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर मान लीजिए आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि भाई कौन से साल है, तो आप लोगों ने ये भी याद रख लेना कि कौन सी क्रोनोलॉजी में है यहाँ पर मैंने जो लिख रखे हैं, तो उससे भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करके ले जाओगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक बात याद आ गई, इनलैंड वाटरवेज ऑथोरिटी के बारे में मैंने आप लोगों से मंथली करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया था, याद आ रहा है। तो वहां पर अभी रिसेंटली एक नया उसका लोकल हेडक्वार्टर बनाया गया, लोकल ऑफिस, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर में कहां पर बनाया गया है वो जरा बताइए। अभी रिसेंटली डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से, वो पढ़ाया भी था मैंने। तो यहाँ पर जब कोई ऐसा कुछ बनता है तो जरूर बताइए। और कौन सा स्टेट जो है जिसको रिसेंटली अभी मखाना बोर्ड मिला है, और कौन सा स्टेट है जहां पर हल्दी यानी कि टर्मरिक बोर्ड आया है निकल कर, ये मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेंगे फटाफट, फिर कहोगे ये कहां से आ गया, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है ना। हेडक्वार्टर तो नोएडा, लोकल की बात कर रहा हूँ जो अभी बना है, वो तो मैंने पढ़ाया था ना, ठीक है, उसको बताइएगा। अभी यहाँ पर अगर एनजीटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ हरकत कहीं घोटाला हो गया है, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर झट मंगनी फट बिहा करेंगे यहाँ पर ये, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में है, पर लेकिन इसके लोकल ऑफिस भी हैं। तो ये लोकल ऑफिस पूछे गए अभी रिसेंटली एक एग्जाम के अंदर में। नॉर्मली हम लोग कहते हैं दिल्ली में होगा, चेन्नई में होगा, कोलकाता में होगा, और भाई साहब मुंबई में होगा, ये तो हम लोग याद रख लेते हैं अगर कोई ऐसी चीजें होती है। पर लेकिन यहाँ पर कोलकाता भी हो गया, यहाँ पर चेन्नई भी हो गया, दिल्ली में तो मेन ऑफिस हो गया। तो भाई साहब भोपाल और पुणे आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। भोपाल ऐसे याद रख लेना जैसे भोपाल गैस त्रासदी, तो उसके साथ में याद रखना कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा था और लोगों की जान भी गई थी। तो भाई ऐसी जगह तो भाई साहब होना चाहिए इन्वायरमेंट को रोकने के लिए कोई ना कोई, ऐसे आप लोग याद रख लेना, ठीक है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, इसमें आप लोग को दोनों तरीके के मेंबर देखने को मिलेंगे, जुडिशियल मेंबर भी हैं और एक्सपर्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लगभग 20 के करीब मेंबर होते हैं टोटल, अगर आप लोग देखोगे, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और मिलकर ये काम करते हैं। इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग माना जाता है वैसे तो, पर फिर भी लगे कि नहीं यार मजा नहीं आया सुनने में जो भी इन्होंने बोला है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 90 डेज तक इनके डिसीजन के बाद में, यानी कि इन्होंने अपना आज डिसीजन सुना दिया, तो 90 दिनों के बाद में आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मुद्दे हो गए। अब इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर ये टॉपिक मैंने देखो कैसे कवर करा दिया अब आप लोगों का, इस टॉपिक के अंदर में कितनी डायमेंशन कवर कर दी। इस टॉपिक के अंदर में आर्टिकल 371 कवर कर दिया, जो कि अलग ही टॉपिक है अपना पूरा। इस टॉपिक के अंदर में मैंने आप लोग की कोल जो खासकर रेड होल माइनिंग है यहाँ पर, तो ये रेड होल माइनिंग कोल से रिलेटेड ये कवर कर दी, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक के अंदर में मैंने आप लोग का 5th और 6th शेड्यूल आप लोग का कवर कर दिया, जो कि बकायदा एनसीईआरटी के अंदर में जाओगे या फिर लक्ष्मीकांत के अंदर में जाओगे तो पूरा अलग से चैप्टर है आप लोग यहाँ पर। इस टॉपिक के अंदर में मैंने आप लोग के लिए जो बेसिकली कंपेयर वाला जो ये टॉपिक है यहाँ पर, कंपेयर करने के लिए आ जाए कि 6th शेड्यूल और 71 में कैसे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये एक अलग से टॉपिक आप लोगों का कंपैरिजन का यहाँ पर बन जाता है कि दोनों को यहाँ पर, तो 6th शेड्यूल का अपना कंपैरिजन हो गया, और आर्टिकल 371A, तो ये आप लोगों के लिए कंपैरिजन हो गया यहाँ पर। इसी के साथ में इसी टॉपिक के अंदर में जो अलग से टॉपिक है पूरा, वो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिससे ईपीएफओ के अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन बकायदा पूछा गया था। आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर वो क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने आप लोग कई बार करा रखा था। आप लोग पेपर उठा के देखोगे ना, ईपीएफओ का पेपर के कुछ एनालिसिस भी मैं आप लोगों से कराऊंगा अभी फ्यूचर में, उसमें बकायदा सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो आप लोग डायरेक्टली जो क्लासेस आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं उनसे आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो।
पॉलिटी के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाए थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा उसी के अंदर से, कहां से आ रखे हैं मैक्सिमम के मैक्सिमम। तो जो चीजें कराई जा रही है इसका मतलब आप लोग चीजों को अगर ढंग से लेकर चलोगे ना तो आप लोग को देखने को तो मिलेगा हाँ यार ये एक टॉपिक था, पर लेकिन इसके अंदर में सब टॉपिक कितने सारे कवर हो गए जो कि अलग अलग टॉपिक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप लोग समझोगे तो इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग बोलोगे यार ये कहां से आ गया, अगर किसी ने आज पढ़ा नहीं आर्टिकल 371 के बारे में वो कहेगा यार ये कहां से क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम के अंदर में, ये भूल गया भाई साहब, ऐसा कुछ न्यूज में भी था कि यहाँ पर। तो ऐसे आप लोगों को चीजें कवर करनी है, इसको कहते हैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, जब भी आप लोगों को मैं क्यों फोर्स करता हूँ यार कि भाई साहब आप लोग जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई रीजन होगा ना उसके पीछे। मैं आप लोगों को इसलिए फोर्स करता हूँ कि जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चन के अंदर में आप लोग को 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये एक तरीके से कहने के लिए एक टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर में 5 टॉपिक कवर कर दिए। तो अगर पढ़ने का मन भी नहीं करना आप लोगों का कि किताबें नहीं पढ़ना, रिविजन नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो मेरी मानो कुछ मत करो, बस उठाकर क्वेश्चन पेपर बैठ जाओ। इतना बस अपने आप को तैयार कर लो कि क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाओ, या टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन लेकर बैठ जाओ आप लोग यहाँ पर। अगर डेली आप लोग 10 क्वेश्चन भी सिस्टमेटिक वे में एनालिसिस करके कवर कर लोगे ना तो भाई ये समझो आप लोग मॉर्निंग में ये वीडियो देख लो और डेली लगभग 10 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इसको भी अगर सिस्टमेटिक वे में करोगे ना तो भाई साहब एक काफी एडवांस लेवल पर आप लोग अपने अंदर में इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आओगे। यहाँ पर ये इनिशियल वाले बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप लोग चीजों को इनिशियली समझ में नहीं आ रहा कैसे चीजों को लेकर चलना है, इसको देखो करके फिर आप लोग अपने आप समझोगे। जब 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन का अलग अलग एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को रियलिटी में समझ में आएगा कि पावर क्या है इस चीज की, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी और अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। बाकी फीडबैक दे दिया करो यार, आप लोगों को जैसा भी लगता है अच्छा या बुरा बता दिया करो, जो भी डिस्कशन यहाँ पर चलता है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये कल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। यहाँ पर एक एसएलवी फैमिली मेंबर है, उनके साथ में अभी रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ, तो ये एक काफी ज्यादा परेशान हो गई। यहाँ पर इन्होंने कहीं पर जाकर कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन की थी, मेंटरशिप वगैरह और टेस्ट सीरीज वगैरह, कोचिंग का नाम भी इन्होंने लिख रखा था, मैंने जानबूझकर छुपा दिया यहाँ पर। मतलब मैं तो सुनकर ही हैरान हो गया, मतलब ऐसा भी कुछ है क्या। मतलब मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर 45,000 रुपए में, मतलब मेंस की टेस्ट सीरीज ओनली। यूपीएससी में भाई साहब प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, समझ रहे हैं। ये तो मैंने सुना था कि भाई साहब 2-2 लाख फीस लेते हैं ये तैयारी करवाने की, ठीक है। मतलब अकेले मेंस की टेस्ट सीरीज 45,000 रुपए की, भाई ऐसा क्या कर रहे हो तुम, मतलब यूपीएससी का ही पेपर ला के दे रहे हो क्या उनको। ये कैसी मतलब घटिया हरकत हो रही है, मैं तो सुनकर ही हैरान हो गया। मैंने कहा यार मतलब अलग ही लेवल का मुझे एकदम शौक लगा। मैंने कहा 45,000 रुपए मेंस की टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के बाद में पता है क्या दिक्कत होती है, इंसान को वैसे तो समझ में आता नहीं है, ज्वाइन करने के बाद में पता चलता है कि क्वालिटी क्या है चीजों की, प्रोवाइड क्या करा रहे हैं लोग, तो फिर यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है साथ में। तो यहाँ पर जब वो रिफंड मांगने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब मैं क्या करूं, तो इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, अगर कहीं पर आप लोग ये पैसे फंस जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने पूरी की पूरी प्रक्रिया आप लोगों को टेलीग्राम पर भी शेयर कर दी है, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दी है, इंक्लूडिंग मैंने आप लोगों को वहां पर नंबर भी शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोग ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा, किस किसी ने देखा है वो, मैंने वहां पर इंक्लूडिंग नंबर भी शेयर कर दिए हैं। कल को जाकर आप लोग यहाँ पर बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ में, उनकी जीमेल आईडी भी दे दी है कि क्या क्या आप लोग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने किस किसी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको अपने पास में जरूर रखिए ताकि चीजों को हैंडल कर सको आप लोग, क्योंकि ऐसी समस्याएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं भी आप लोग किसी भी क्लासेस को ज्वाइन करते हो ना, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से, इवन चाहे एसएलवी पर भी आप लोग एप्लीकेशन पर आकर कोई क्लासेस ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट एक बार पूछ लो यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, एक बार उनसे पूछो आप लोग यहाँ पर कि यार जैसे आप लोग देख लो किसी भी बच्चे ने अगर ज्वाइन कर रखी है तो कैसी पढ़ाई चल रही है यहाँ पर, क्या आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों ने क्लासेस ले रखी हैं क्या आप लोग उससे कंफर्टेबल हो रहे हैं। अगर जो बच्चे यहाँ पर, मैं तो कहता हूँ जिन्होंने, आप लोगों को ये यकीन होगा, मैं क्लास में भी जो एप्लीकेशन में क्लासेस लेता हूँ, मैं खुद भी बच्चों को बोलता हूँ कि मैंने कहा दूसरे जो क्लास के बच्चे किसी ने कहीं भी अगर कोई ज्वाइन कर रखे तो उनके साथ में डिस्कस करो कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं और वो क्या पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को लेवल का पता चलेगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाओ, वहां पर टेस्ट सीरीज देखो उनकी वो कैसे लगा रहे हैं, तो पता चलेगा आप लोगों को यहाँ पर जाकर, तो आप लोगों को लेवल का पता चलेगा। तो आप लोग कम से कम यार ऐसी जगह जाकर फंसोगे तो नहीं। अभी मैंने देखा भाई साहब 20-20, 25-25 हजार रुपए में एनसीईआरटी की क्लासेस दे रहे हैं, वो भी 6 महीने के लिए, मतलब सोच रहे हो। और यहाँ पर देखो आप लोगों को ये मतलब डेढ़ का लगभग 130 के करीब टेस्ट है इसमें, सारी एनसीईआरटी इतने डिटेल में है और उसमें लेक्चर क्या है कि 100 लेक्चर में एनसीईआरटी कवर कर देंगे। भाई 100 लेक्चर के करीब तो तुम्हारे यहाँ साइंस के हैं इसके अंदर में एनसीईआरटी के, मतलब कौन सा जादू का घोटा पिला रहे हो यार तुम, 100 लेक्चर में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दे रहे हो। मतलब एक एक लेक्चर को ढंग से चैप्टर को पढ़ा रहे हो कि बस ऊपर से बात के चलेगी। ये तो वही बात होगी, एक बच्चा कह रहा है कि भाई हिंदू को है जो है 30 मिनट में पढ़ा दो, भाई कैसे पढ़ा दो मैं हिंदू को 30 मिनट में।
मैं तो एक तरीके से बस ऊपर से बता के चले जाऊं कि आर्टिकल में क्या लिखा है, कहानी खत्म हो गई। ऐसे तो मैं 30 में क्या, ऐसे तो मैं 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, सारी एनसीईआरटी में 25 लेक्चर में खत्म करवा दूंगा यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट पूछो तो सही उन्होंने कि भाई साहब क्वालिटी क्या दे रहा है कोई इंसान, उसके बारे में जाकर उससे पूछो और तभी जाकर ज्वाइन करो। माँ बाप की मेहनत की कमाई है, जब फंस जाते हो तो फिर कहते हो कि सर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ये रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, एटलीस्ट उस चीज को आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, क्योंकि एक एक आगे ठीक है यार, 1-8 हजार की बात होती है, समझ में आता है, मतलब 5,000 मेंटोरशिप यहाँ पर, 50-45 हजार यहाँ पर टेस्ट सीरीज, समझ लो कि 50,000 रुपए ऐसे ही आता है क्या? एक इंसान नॉर्मली सैलरी अगर भी ले रहा होगा तो भाई 2-2.5 महीने की सैलरी होगी इंसान की, अगर 20-25 हजार भी सैलरी इंसान कमा रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि किसी से भी कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट किसी से पूछ लो यार, ऑनलाइन सारी चीजें आज की डेट में अवेलेबल, तो कहीं भी ऐसे ही जाकर मत फंसो आप लोग, ठीक है।